हेलो दोस्तों, मैं हूं सी अखिलेश महेश्वरी और आज है हमारी 30 मिनट्स अ डे एफएम रिवीजन क्लासेस का 14th डे। और जैसा कि मैंने आपसे लास्ट क्लास में कहा था कि हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो आज हम करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस, जिसमें आप बड़े वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। तो देखते हैं, आप ही के मॉड्यूल से कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ से पिक किए हैं और उनको हम डिस्कस करते हैं जितना भी हमारे पास टाइम रहने वाला है। देखिएगा, इलस्ट्रेशन नंबर 18। A company has just installed a machine model A for the manufacture of new product at a capital cost of rupees 1 lakh। देखो, जब भी बड़ा क्वेश्चन आएगा, जब भी एनपीवी के बेसिस पे डिसीजन होता है, जनरली क्या होता है, बड़ा क्वेश्चन जब भी होगा एनपीवी के बेसिस पे डिसीजन लेना होता है। तो डिसीजन लेने के दो तरीके होते हैं, दो तरह के डिसीजन लिए जाते हैं। एक तो होता है न्यू प्रोजेक्ट का डिसीजन और दूसरा होता है रिप्लेसमेंट। मतलब न्यू प्रोजेक्ट मतलब नया पैसा, मुझे सिर्फ नया सोचने के अच्छा इस प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करूं कि ना करूं, मेरे पास एग्जिस्टिंग कोई मशीनरी लगा हुआ नहीं है, बस नया मशीन के बारे में सोचना है कि इसको खरीदूं कि ना खरीदूं। दूसरा तरीका होता है रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट मतलब ऑलरेडी एक मशीन पे मैं काम कर रहा हूं, अब मुझे उसको रिप्लेस करवा के दूसरा मशीन खरीदना है। तो मुझे कंपेयर करना होगा कि पहली वाली मशीन पे मेरे को कितना रेवेन्यू होता था, कितना खर्चा बैठता था, अब नई वाली मशीन पे कितना रेवेन्यू बैठता है, कितना खर्चा बैठता है। तो क्वेश्चन देखकर सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये न्यू प्रोजेक्ट है या रिप्लेसमेंट है। देखो, तो मॉडल ए जस्ट इंस्टॉल करवाया है, तो जस्ट इंस्टॉल कराया तो मुझे लग रहा है कि पक्का अभी इसने मशीन तो लगवा ली है, तो अभी नया मशीन के बारे में बोलेगा, मतलब रिप्लेसमेंट के बारे में बोलेगा। कैपिटल कॉस्ट कितना था, 1 लाख रुपए था। एनुअल ऑपरेटिंग, इसको रन करने का खर्चा 50,000 रुपए है, जिसमें डेप्रिसिएशन शामिल नहीं है। मैंने हाईलाइट कर रखा है यहाँ पे, फटाफट से देखते चलो। ओके, उसके बाद कॉस्ट आर एस्टिमेटेड। एनुअल वॉल्यूम, कितना यूनिट्स प्रोडक्शन करेंगे, 1 लाख यूनिट्स का प्रोडक्शन इससे चलता है। फिक्स कॉस्ट इतने बता रखा है, कितने रुपए का, 4 लाख रुपए का। सेलिंग प्राइस 5 रुपए पर यूनिट है, मतलब 1 लाख यूनिट्स को 5 रुपए में अगर आप बेचोगे 5 लाख का रेवेन्यू होगा। मशीन हैज अ 5 ईयर लाइफ, 5 साल की इसकी लाइफ है। नो रेजिडल वैल्यू। ओके, 5 साल बाद कुछ भी नहीं मिलने वाला है। क्वेश्चन को जब भी पढ़ो छोटा छोटा करके ऐसा पढ़ना चाहिए, ठीक है ना, दिमाग में सेट कर दे। और केस स्टडी को हमेशा विजुअलाइज किया करो, जिससे क्या डिसीजन आसानी से ले सकोगे। जिंदगी में, लाइफ में कभी भी डिसीजन लेना है ना, तो बिल्कुल एकदम सोच समझ कर विजुअलाइज करते हुए एकदम आराम से लो। ऐसा कुछ भी नहीं करने का, ठीक है ना। कंपनी हैज नाउ कम अक्रॉस अनदर मशीन कॉल्ड सुपर मॉडल। अभी कंपनी क्या है, एक नई मशीन हमारे सामने आ गई, सुपर मॉडल। द सेम वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, वही 1 लाख यूनिट्स का प्रोडक्शन है, लेकिन ऑपरेटिंग कॉस्ट देखो, पहले कितना लग रहा था, पहले लग रहा था 50,000, अभी लग रहा है 30,000। 20,000 रुपए की सेविंग होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल 20,000 रुपए सालाना की सेविंग होने वाली है। फिक्स कॉस्ट रिमेन द सेम, पहले भी 4 लाख थी, अभी भी 4 लाख है। लाइफ पहले भी 5 साल थी, अभी भी इसकी भी 5 साल है। रेजिल वैल्यू कुछ है नहीं। यहाँ पे अगर आप सुपर मॉडल खरीदना चाहते हैं तो आपको 1.5 लाख रुपए और देने होंगे। ओके, अब एक बात बताओ, तुम सुपर मॉडल खरीद लोगे तो मॉडल ए का क्या करोगे। बोला ना, कंपनी हैज एन ऑफर फॉर सेल। कंपनी के पास क्या है, बेचने का ऑफर है। मॉडल ए को बेच देगा कितने में, 50,000 में, जिसको अभी अभी लगाया है। एंड द कॉस्ट ऑफ रिमूवल देयर ऑफ विल अमाउंट टू 10,000। उसको हटाने का खर्चा कितना, 10,000 रुपए। मतलब हमारे हाथ कितने आएंगे, 50,000 माइनस 10,000, नेट 40,000 रुपए हमारे हाथ में आने वाले हैं। इग्नोर टैक्स। इग्नोर टैक्स मतलब जब भी क्वेश्चन वाला बोले इग्नोर टैक्स, तो तुम बोलना इग्नोर डेप्रिसिएशन। क्यों, क्योंकि डेप्रिसिएशन को हम एक बार लेस करते हैं, एक बार ऐड करते हैं कैश फ्लो की कैलकुलेशन में। क्यों, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन के कारण होने वाले टैक्स सेविंग के इफेक्ट को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, एक्यूमुलेट करने के लिए, शामिल करने के लिए, है ना। तो अभी क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन, जब टैक्स ही नहीं है तो डेप्रिसिएशन को कंसिडर करके क्या करने वाले हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। हम उसे केवल कंसिडर ही इसीलिए करते हैं क्योंकि वहां पर टैक्स सेविंग होती है उसकी वजह से। ओके, अब टैक्स ही नहीं है, डेप्रिसिएशन को भी इग्नोर मारो। साथ ही साथ जब भी कोई एसेट बेची जाती है तो हमेशा अपने को प्रॉफिट और लॉस के बारे में सोचना होता है कि एसेट को बेचने पे फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है, उसकी बुक वैल्यू से उसकी सेल वैल्यू को कंपेयर करना होता है। अब लेकिन इस क्वेश्चन में हम प्रॉफिट और लॉस को भी इग्नोर मार देंगे। क्यों, क्योंकि वही बात, प्रॉफिट और लॉस भी क्यों देखे जाते हैं। प्रॉफिट होगा तो गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होगा, लॉस होगा तो टैक्स सेविंग होगा। लेकिन भैया टैक्स ही नहीं है तो ना तो प्रॉफिट और टैक्स देने का बात, ना लॉस पे टैक्स सेविंग का बात। तो सो इग्नोर प्रॉफिट और लॉस ऑफ सेल ऑफ एसेट। नाउ, in view of the lower operating cost, the company is desirous of dismantling of the machine model A and install the super model machine. Assume the model A has not yet started commercial production and that the time lag in the removal and installation of super model is not material. Okay, इसने कहा कि भाई नॉर्मल सी लाइन है, आप हटा देंगे, नया वाला मशीन लगा लेंगे, दैट्स ऑल,
और हमको कोई टाइम वाइम नहीं लगने वाला है। आप तो बताओ हमें ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 14% है, जैसे आपको पी फैक्टर्स दे रखा है, जब भी क्वेश्चन में पी फैक्टर्स दे रखे हो तो वही पी फैक्टर्स लेना। भाई ने बोला ये वाले यूज करने हैं तो ये वाले गलत है, सही है, यही यूज करना है। ओके, सी पहला क्वेश्चन, वेदर द कंपनी शुड रिप्लेस द मॉडल ए, रिप्लेस द मॉडल ए बाय इंस्टॉलिंग द सुपर मॉडल, तो रिप्लेसमेंट डिजाइन हो गया। और दूसरा हो गया, मान लो सेकंड क्वेश्चन पूछा कि अगर मॉडल ए लगाया ही नहीं है अभी, ये मान लो, और अभी कंपनी इज इन द प्रोसेस ऑफ कंसिडरेशन ऑफ सिलेक्शन ऑफ आइदर ऑफ द टू मॉडल, अभी तो सोच रही है कि कौन सा मॉडल लगाए, तो भैया फिर क्या करना चाहिए? तो इसका मतलब वो न्यू प्रोजेक्ट डिसीजन हो गया, अभी तक इंस्टॉल ही नहीं किया, तो अभी अपने को डिसीजन कैसे लेना होगा? मॉडल ए और सुपर मॉडल, मतलब दो क्वेश्चन हो गए। पहला तो रिप्लेस का हो गया कि आपने मॉडल ए लगवा लिया, अब बताओ सुपर मॉडल लगवाना चाहते हैं, क्या करें, लगवाएं ना लगवाएं। दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया, एक मॉडल ए है, दूसरा मॉडल सुपर मॉडल है, अब बताओ दोनों में से कौन सा लगवाएं। ओके, तो मतलब रिप्लेसमेंट भी आ गया है और न्यू प्रोजेक्ट भी आ गया है। तो देखो कैसे कैसे होगा, फटाफट से इस क्वेश्चन को, फटाफट से मैं सॉल्यूशन रीड आउट कर देता हूँ, सुनना। किसी भी क्वेश्चन को, बड़े क्वेश्चन को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करके चलते हैं। फर्स्ट सेक्शन होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, कितना पैसा लगा है वो हम यहाँ रिकॉर्ड करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर और वर्किंग कैपिटल को। फिर आता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरम कैश फ्लोज, हर साल जितना कैश इनफ्लोज होने वाला है हम उसके लिए एक सेक्शन बना देते हैं। और फिर आता है टर्मिनल, कि प्रोजेक्ट के लाइफ के एंड में हमको, मतलब जैसे 5 साल का प्रोजेक्ट है तो 5th ईयर के एंड में अपने को कितना लमसम मिलेगा, मतलब एसेट को बेचने से कितना मिलेगा, वर्किंग कैपिटल रिलीज हो जाएगा तो कितना मिलेगा। ओके, इन बिटवीन हर साल सेल्स वगैरह, ये जो सेकंड सेक्शन है, सेल्स वगैरह, हर साल के खर्चे वगैरह, उन सबको कंसिडर किया जाता है। अब जैसे हमारा पहला डिसीजन था रिप्लेसमेंट, कि मॉडल ए को हटाकर सुपर मॉडल लगवाएं कि ना लगवाएं, तो कैसे जज करोगे? अभी आज अगर सुपर मॉडल लगवा दो, विजुअलाइज करो, सुपर मॉडल लगवा रहे हो, पैसा लगेगा 1.5 लाख रुपए, बिल्कुल लगेगा, लेकिन मॉडल ए बेच भी तो दोगे, 40,000 रुपए वहां से आ जाएंगे। अच्छा, बेचने पर प्रॉफिट लॉस को कंसिडर नहीं किया मैंने यहाँ पर, क्यों नहीं किया? क्योंकि इग्नोर टैक्स था, ठीक है, इसलिए प्रॉफिट और लॉस को भी इग्नोर कर दिया गया है, वरना मैं यहाँ पे देखता कि प्रॉफिट हुआ है तो टैक्स देना पड़ेगा, लॉस हुआ है तो टैक्स सेविंग होगा। फिर उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरिम कैश फ्लोज, इंटरिम कैश फ्लोज कैसे आएगा, ये कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? देखो, एक तरीका जो मैं आपके सामने यहाँ प्रेजेंट किया, मैंने कहा हर एक फैक्टर को पर्टिकुलर्स में, देखो रिप्लेसमेंट है ना, रिप्लेसमेंट है तो हमें कंपेयर करके चलना पड़ेगा कि मॉडल ए होता तो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंसेस ये होता, सुपर मॉडल होगा तो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंसेस ये होगा, और दोनों में डिफरेंस को देखना है कि भैया कि इसकी वजह से हमको फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। जैसे कि सेल्स की बात करूं, हर एक फैक्टर पर्टिकुलर्स में क्या लिखा जाएगा, सेल्स, खर्चे वगैरह सब लिखे जाएंगे, प्रॉफिट्स वगैरह सब आएगा, ठीक है ना। तो सेल्स पहले भी 1 लाख यूनिट थी, आगे भी 1 लाख यूनिट है, पहले भी 5 रुपए में बेचते थे, आगे भी 5 रुपए में बेचते हैं, तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट पहले 50,000 थी, अभी 30,000 है, हर साल की कितने का खर्चा बच जाएगा? 20,000। अब खर्चा बचेगा, सेविंग खर्चा है, तो पॉजिटिव न्यूज है ना, तो मैंने प्लस का साइन लगाया। फिक्स कॉस्ट पहले भी 4 लाख थी, अभी भी 4 लाख है, और कोई कुछ था ही नहीं खर्चा वर्चा, ये आ गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे अब? सेविंग्स बिफोर टैक्स, सेविंग्स बिफोर टैक्स 20,000, टैक्स था नहीं तो यही सेविंग्स आफ्टर टैक्स हो गया है, और टैक्स नहीं था, डेप्रिसिएशन को भी कंसिडर नहीं किया, इसलिए यही कैश फ्लो आफ्टर टैक्स है, वरना पीएटी प्लस डेप्रिसिएशन दैट इज कैश फ्लो। बिल्कुल, तो यही 20,000 रुपए हर साल के कैश इनफ्लो आ गए हैं। अब हर साल का कैश इनफ्लो इतना है तो 20,000 हर साल का है, तो 5 साल के क्यूमुलेटिव फैक्टर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसे, ये आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरिम कैश फ्लोज। ओके, नाउ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल, 5 साल बाद तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है, नहीं जी 5 साल बाद कुछ भी नहीं मिलने वाला है, छोड़ो। आ जाएगा एनपीवी, इंटरिम कैश फ्लोज प्लस टर्मिनल कैश फ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। एनपीवी नेगेटिव आने का मतलब है भैया मॉडल ए को हटाकर सुपर मॉडल नहीं लगवाना है, ठीक है ना। सिंस एनपीवी इज नेगेटिव सो मॉडल ए शुड नॉट बी रिप्लेस्ड विद द सुपर मॉडल। ओके, डन है। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट डिसीजन की बात करते हैं। अगर अभी तक मान लो मैंने सुपर मॉडल इंस्टॉल मॉडल ए इंस्टॉल ही नहीं किया होता, तो मुझे पैरेलल दोनों को जज करना था कि मॉडल ए लूं या सुपर मॉडल खरीदूं। तो मैंने देखा सबसे पहले आउटफ्लो कितना हो रहा है स्टार्टिंग में, मैंने कहा मॉडल ए में 1 लाख लग रहा है, सुपर मॉडल में 1.5 लाख लग रहा है। ओके, वर्किंग कैपिटल किसी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन दे नहीं रखा, वरना हम यहाँ पे वर्किंग कैपिटल को भी आउटफ्लो कंसिडर कर लेते। फिर क्या बोला, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरिम कैश फ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरिम कैश फ्लो मतलब हर साल। अब हर साल दोनों का पैरेलल देखना है तो दोनों का अलग अलग, सेल्स जो भी खर्चा लगने वाला, ऑपरेटिंग कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, एनी अदर कॉस्ट, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन मैंने लेस नहीं किया, क्यों? इग्नोर टैक्स, इग्नोर डेप्रिसिएशन, ना तो लेस करूंगा ना ही ऐड करूंगा। ओके, पीबीटी आ गया, यही पीएटी आ गया, और यही कैश फ्लो आ गया, क्योंकि टैक्स है ही नहीं। ओके, चलिए जी, नाउ हर साल
जो आपके कैश इनफ्लोज हैं उसको 5 साल के क्यूमुलेटिव फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरिम कैश फ्लोज। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरिम कैश फ्लोज देन आ गया क्या, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल कैश फ्लोज। टर्मिनल में क्या था, दोनों में ही कुछ नहीं मिलने वाला, ये लो जी नक्की करो, खत्म करो। एनपीवी, एनपीवी भाई इंटरिम प्लस टर्मिनल माइनस आउटफ्लो। अब देख लो जी एनपीवी किसका ज्यादा आ रहा है, एनपीवी आ रहा था सुपर मॉडल का ज्यादा, तो यस हमें क्या करना चाहिए, सुपर मॉडल खरीदना चाहिए। डन है क्या, बिल्कुल सर डन है। चलिए फटाफट से, सिंस एनपीवी इज हायर इन सुपर मॉडल सो सुपर मॉडल शुड बी परचेज। डन। ओके, तो न्यू प्रोजेक्ट डिसीजन भी हो गया, रिप्लेसमेंट डिसीजन भी हो गया, ये आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट। नाउ इलस्ट्रेशन नंबर देखते हैं कौन सा, 19। 19 भी रिप्लेसमेंट का ही है। देखो यहाँ पर टैक्स है कंसिडर किया हुआ, अ केमिकल कंपनी इज कंसिडरिंग रिप्लेसिंग एन एग्जिस्टिंग मशीन विद वन कॉस्टिंग 65,000। ओके, रिप्लेस करने का सोच रहे हैं एग्जिस्टिंग मशीन को, किसके साथ, विद वन ऐसी मशीन के साथ जिसकी कॉस्ट कितनी है 65,000। एग्जिस्टिंग मशीन ओरिजिनली परचेज किया था 2 साल पहले 28,000 में। मैंने कहा क्या करूं, 2 साल पहले की पुरानी बात है, डिसीजन तो आज लेना है ना, अभी देखते हैं क्या होगा। एंड इज बीइंग डेप्रिशिएटेड बाय स्ट्रेट लाइन मेथड ओवर इट्स 7 ईयर लाइफ पीरियड। मतलब 28,000 की मशीन है, 7 सालों में डेप्रिशिएट होगी इक्वली, तो हर साल 4,000 का डेप्रिशिएशन लगेगा ना, बिल्कुल हर साल 4,000 का डेप्रिशिएशन लगेगा। ओके, तो इसका मतलब आज इसकी बुक वैल्यू कितनी होगी, 2 साल बीत गए ना, तो 2 साल में 4,000 4,000 8,000 का डेप्रिशिएशन लग गया, तो बुक वैल्यू कितनी बची, 20,000 रुपए बची। मैं कहा बुक वैल्यू को क्यों देख रहा हूँ, अभी पता चल जाएगा। इट कैन करेंटली बी सोल्ड फॉर 30,000। अब इसको 30,000 रुपए में तुम बेच पाओगे, 30,000 रुपए में अगर तुम बेच पाओगे, 20,000 उसकी बुक वैल्यू थी, तो 10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ ना, बिल्कुल। तो इस 10,000 का प्रॉफिट पे गवर्नमेंट को देना पड़ेगा टैक्स, दे देंगे जी। द न्यू मशीन वुड कॉस्ट, अच्छा नई मशीन जो 65,000 की थी इधर, उसको इंस्टॉल करवाने का 10,000 रुपए और लग गया, तो नई मशीन की एक्चुअल कॉस्टिंग कितनी होगी 75,000। याद है ना, इंस्टॉलेशन चार्जेस फर्स्ट टाइम जो भी खर्चा होता है एसेट की कॉस्ट में ऐड होता है, तो इसे भी कैपिटलाइज किया जाएगा, तो एसेट की कॉस्ट अब हम मानेंगे 75,000। वुड बी डेप्रिशिएट ओवर 5 ईयर, 5 साल में एलोकेट कर देंगे। मतलब अभी देखते हैं 75,000 डिवाइड बाय 5 करोगे, या सेल्वेज वैल्यू भी तो है, 75 माइनस 5 ओरिजिनल कॉस्ट माइनस सेल्वेज वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ, 70,000 डिवाइड बाय 5 करना, 14,000 का हर साल का डेप्रिशिएशन आ जाएगा। मतलब अगर पुरानी मशीन देखते हैं तो पुरानी मशीन में 4,000 का डेप्रिशिएशन, नई मशीन पे कितना डेप्रिशिएशन होगा, 14,000 का डेप्रिशिएशन होगा। अच्छा पुरानी मशीन 20,000 उसकी बुक वैल्यू थी, 30,000 में अगर बेचते हो 10,000 का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। इस प्रॉफिट पर क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स कैसे देना है वो सुनो, प्रॉफिट होगा तो गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा ना, बिल्कुल। अब टैक्स कैसे देना है, टैक्स बोला नॉर्मल इनकम पे 55% है, कैपिटल गेन पे 30% है। अब ये नॉर्मल इनकम और कैपिटल गेन कैसे होगा, मैंने कहा देखो तुमने एसेट खरीदी कितने में थी 28,000 में, ओरिजिनल कॉस्ट बेची कितने में 30,000 में, तो ये जो 2,000 एक्स्ट्रा बेच रहे हो ना ओरिजिनल कॉस्ट से भी ज्यादा, वो तुम्हारा कैपिटल गेन है। तो कैपिटल गेन पे तो 30% दे देना, और बाकी बचे हुए प्रॉफिट पर 55% का टैक्स दे देना, तो तुम्हारा टैक्स का अमाउंट बनेगा कितना, 5,000 रुपए। टैक्स पेड ऑन द प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन। ये लीजिए, कुछ हमने वर्किंग्स कर ली। फिर मैनेजमेंट कह रहा है कि भैया वहां पे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और बढ़ जाएगा। मतलब पूरा एग्जिस्टिंग मशीन से जब न्यू मशीन की तरफ जाओगे तो आपको वर्किंग कैपिटल और इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। देखो वर्किंग कैपिटल और इंट्रोड्यूस करना मतलब और आउटफ्लो। ओके, तो आउटफ्लो कितने रुपए का होगा, 10,000 रुपए का और होगा, इसे भी हम कंसिडर करेंगे। लेकिन वर्किंग कैपिटल का आउटफ्लो हमेशा ध्यान रखना। आप सेक्शन ए प्रेजेंट वैल्यू, सेक्शन ए टैक्स वाला नहीं बोला अपने, सेक्शन ए बी सी जो है ना वो 3 सेक्शन में, तो सेक्शन ए जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो उसमें तो आउटफ्लो कंसिडर किया जाएगा, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल कैश फ्लो उसमें इनफ्लो कंसिडर किया जाएगा। ओके, टैक्स रेट बता दिया। आफ्टर टैक्स प्रॉफिट्स आपको गिवन है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको गिवन है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, तो उसके साथ प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस गिवन है। मेरे का बढ़िया है, फिर तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे तो हर साल का कैश इनफ्लो आ जाएगा, बिल्कुल कंपेयर कर लेना, इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो बस आ जाएगा। अब पूछा गया कैलकुलेट द नेट इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड बाय द न्यू मशीन। नेट इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड मतलब पैसा कितना खर्च होगा अभी। ओके, और फिर बताना कि मशीन खरीदें नई वाली या नहीं खरीदें। मैं कहा अभी बता देते हैं। देखो नेट इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा, नेट इन्वेस्टमेंट मतलब वही हमारा सेक्शन ए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो नई मशीन खरीदोगे 75,000 रुपए तो लग जाएंगे, 65,000 खरीदने के, 10,000 इंस्टॉलेशन के। पुरानी मशीन बेच दोगे 30,000 में बेच देंगे। पुरानी मशीन बेचते ही भैया प्रॉफिट और लॉस पे टैक्स का दिमाग रखना। प्रॉफिट हुआ था ना, प्रॉफिट होगा तो टैक्स देना पड़ा था तुमको, टैक्स देना पड़ा, तो तुमने ऐड क्यों किया सर, टैक्स तो हमेशा हर बार लेस करते हैं ना। अरे वो टैक्स लेस क्यों करते हैं, इनकम माइनस खर्चे लेस करते हैं, तो खर्चों के साथ टैक्स लेस होता है। अभी सेक्शन किसका बन रहा है, आउटफ्लो का, तो आउटफ्लो आउटफ्लो क्या होंगे, ऐड होंगे। तो 75,000 आउटफ्लो है तो, और ये 5,000 भी आउटफ्लो है, तो ये दोनों ऐड होंगे आपस में, और 30,000 इनफ्लो है इसलिए लेस हो गया था बेचने का प्राइस।
ओके, एडिशनल वर्किंग कैपिटल लगेगा, ये भी आउटफ्लो है तो आउटफ्लो ऐड होगा, इससे 60,000 नेट इन्वेस्टमेंट निकल कर आ जाएगा। फिर उसके बाद सेकंड सेक्शन कि भैया खरीदें कि नहीं खरीदें, तो अपना ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरिम कैश फ्लोज देखो। इंटरिम कैश फ्लोज में मैंने क्या कहा, आप क्या कीजिए, हर साल के कैश इनफ्लोज पता कर लीजिए। कैश इनफ्लोज कैसे आएंगे, जो भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है उसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर दो। पुरानी वाली मशीन में 4,000 का और नई वाली मशीन में 14,000 का डेप्रिसिएशन लग रहा था, आपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में उसे ऐड किया, कैश इनफ्लो आ गया, इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो आ गया, और इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लोज का पी फैक्टर लगा के प्रेजेंट वैल्यू पता कर देंगे, दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरिम कैश फ्लोज। इंक्रीमेंटल बेसिस पे देखना होता है ना, रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है। ओके, टर्मिनल में क्या आएगा सर, टर्मिनल के अंदर क्या आएगा सर, टर्मिनल में क्या आएगा, टर्मिनल के अंदर क्या आएगा, देखो पुरानी मशीन नई मशीन आप क्या कर दोगे, बेच दोगे। नई मशीन क्यों बेचोगे सर, पुरानी पुरानी तो पुरानी तो 5 साल पहले ही बेच दी थी ना। अब क्या करोगे, तुम्हारे पास 5 साल बाद अगर तुम रिप्लेस आज करवा लेते हो तो नई मशीन रहेगी, नई मशीन को तुम कितने में बेचोगे, 5,000 रुपए में बेचोगे। ओके सर, 5,000 में हम बेच देंगे। और क्या होगा, फिर जो वर्किंग कैपिटल तुमने इंट्रोड्यूस किया था वो भी तो रिलीज हो जाएगा। हाँ सर, वर्किंग कैपिटल जो हमने इंट्रोड्यूस किया था स्टार्टिंग के अंदर बताया था ना, यहाँ इंट्रोड्यूस करोगे, यहाँ आउटफ्लो कंसिडर करोगे और यहाँ पर से इनफ्लो कंसिडर कर लोगे, रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल। ओके सर, यहाँ पे पुरानी नई वाली जो मशीन बेची तो आपने कहा था बेचने पर प्रॉफिट और लॉस होता है और उसे टैक्स पेड और टैक्स सेविंग भी कंसिडर करना पड़ता है। मैंने कहा बिल्कुल करना पड़ता है, लेकिन क्योंकि आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हो एसएलएम मेथड से, तो एसएलएम मेथड से जब डेप्रिसिएशन लगाते हैं ना तो लास्ट में रेजिडुअल वैल्यू बच जाता है। मतलब आपका फॉर्मूला क्या रहता है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ। तो आप डेप्रिसिएशन लगाते ही इसी तरीके से कि यूजफुल लाइफ के बाद रेजिडुअल वैल्यू बच जाए। अब रेजिडुअल वैल्यू जो बच जाए, अगर हम ये मान रहे हैं कि उसी पे ही हमने एसेट को बेचा है, तो भैया जो बुक वैल्यू है वही सेल वैल्यू है, इसलिए प्रॉफिट और लॉस नहीं होता है। क्लियर है, इसलिए टैक्स पेड और टैक्स सेविंग भी नहीं होगा। वरना जब भी एसेट बेचोगे ना, अगर यही मैं WDV से लगा रहा होता तो आज बुक वैल्यू और सेल प्राइस अलग अलग होता और फिर मुझे यहाँ पे फिर से अगेन प्रॉफिट और लॉस कंसिडर करना पड़ता और टैक्स पेड और टैक्स सेविंग की कैलकुलेशन करनी होती। नाउ अब ये 5 साल बाद मिलेगा ना, तो 5-6 साल का पी फैक्टर लगाकर आप क्या कर लेंगे, प्रेजेंट वैल्यू पता कर लेंगे। नाउ एनपीवी आ जाएगा, इंटरिम कैश फ्लोज प्लस टर्मिनल कैश फ्लोज माइनस कैश आउटफ्लो। एनपीवी पॉजिटिव था सो भैया हमें क्या कर लेना चाहिए, रिप्लेस कर लेना चाहिए। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं सर। ओके, illustration number 21. A plastic manufacturer has under consideration the proposal of production of high quality plastic glasses. The necessary equipment to manufacture the glasses would cost 1 lakh. देखो एक इक्विपमेंट चाहिएगा प्लास्टिक ग्लासेस बनाने के लिए, उस इक्विपमेंट की कॉस्ट कितनी आने वाली है, 1 लाख रुपए आने वाली है एंड वुड लास्ट 5 ईयर, और ये 5 साल चलने वाली है। 20% WDV इसमें डेप्रिसिएशन लग रहा है। देयर इज नो अदर एसेट इन द ब्लॉक। जब भी ये ब्लॉक वर्ड लिखा हुआ जाना तो समझ जाना वो टैक्स वाला ब्लॉक सिस्टम चलेगा अभी, ठीक है ना। एक ही ब्लॉक में बहुत सारी एसेट होती है, जिसको जाना होता है वो चली जाती है, जिसको आना होता है वो आ जाती है, बची वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लग जाता है, याद है ना। जो एसेट खरीद रहे हो उसकी वैल्यू ऐड कर दोगे, जो बेच रहे हो उसका सेल वैल्यू लेस कर दोगे, जो बचेगा वैल्यू उसी वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। ओके, फिर क्या कहा, द एक्सपेक्टेड सेल्वेज वैल्यू इज 10,000। अच्छा 10,000 में बेच दोगे 5 साल बाद। ग्लासेस कैन बी सोल्ड एट ₹4 ईच। 4 रुपए में आप क्या कर सकते हो, ग्लास को बेच दोगे, ठीक है जी, जितना बनाएंगे 4 रुपए में बेच देंगे। रिगार्डलेस ऑफ द लेवल ऑफ प्रोडक्शन आपकी कॉस्ट आने वाली है कैश कॉस्ट 25,000 रुपए। तो भैया ये तो फिक्स कॉस्ट हो गई, बिल्कुल ये तो फिक्स कॉस्ट हो गई है। if the project is undertaken, the overhead cost allocated to this new line would be 5,000। देखो allocated, overhead cost बोला ना, allocated का मतलब ये हो गया कि भैया अगर ये प्रोजेक्ट नहीं भी करता तो भी वो कॉस्ट तो लग रही थी। मतलब क्या हुआ, मान लो अपने यहाँ कोई स्टाफ है, उसकी सैलरी है 20,000 रुपए। अब 20,000 रुपए उसकी सैलरी है, मेरे यहाँ पे 4 क्लासरूम है। अब 20,000 रुपए 4 क्लासरूम को कोई स्टाफ को दे रहा हूँ, और अगर मैं एक क्लासरूम और ओपन करने का डिसीजन ले रहा हूँ, 5वां क्लासरूम, तो भी उस स्टाफ की सैलरी तो क्या होगी, बी जारी रहेगी ना, बिल्कुल बी जारी रहने वाली है। वो फिक्स नेचर का था ना। अब वो क्या था, 20,000 रुपए मैं पहले देता था, 20,000 ही बाद में दूंगा, लेकिन वो पहले 20,000 4 क्लासेस में बढ़ते थे, अभी 20,000 5 क्लासेस में बढ़ेगा, ठीक है ना। तो भैया ऐसा नहीं, ऐसे तुम नहीं कह सकते ये 5वीं क्लास का ओपन करने का खर्चा नहीं, तो अलोकेटेड बोलते हैं उसको। तो ये डिसीजन मेकिंग के लिए इररिलेवेंट होता है, वो 5वीं क्लास ओपन करो चाहे नहीं करो, वो 20,000 तो देना ही पड़ेगा। सेम वैसी ही चीज है यहाँ पर, ये भैया ये खर्चा सिर्फ अलोकेट किया हुआ है, आप ऐसा इसे कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, डिसीजन मेकिंग के लिए। नाउ वेरिएबल कॉस्ट 2 रुपए है, ओके, तो सेल्स 4 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट 2 रुपए, तो कॉन्ट्रीब्यूशन 2 रुपए हो गया। मैन्युफैक्चरर एस्टिमेट इट विल सेल अबाउट 75,000 ग्लासेस पर ईयर।
अच्छा 75,000 ग्लासेस बेच पाओगे तो 75,000 75,000 टू 2 1.5 लाख का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। टैक्स रेट 35% है। बताइए आपको इक्विपमेंट खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। 20% पी फैक्टर रेट हो गया और 50,000 रुपए एडिशनल वर्किंग रिक्वायरमेंट हो गया। तो सर बड़ा आसान है, देखो 3 पार्ट में अपने को करना पड़ेगा। इट इज अ केस ऑफ न्यू प्रोजेक्ट डिसीजन। ओके, ब्लॉक सिस्टम चलता है और उसने बोला कोई और एसेट नहीं है ब्लॉक में। जब कभी टैक्स के प्रोविजन लग गए ना, कोई और एसेट अगर नहीं होता है ब्लॉक में, तो भैया जब ये एसेट बेच दी जाएगी तो क्या होगा, वो ब्लॉक एग्जिस्ट नहीं करेगा। एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर लास्ट ईयर जिसमें बेचा गया है, तब जब ब्लॉक ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो कोई डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं होगा। नो डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज एंड ओनली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस विल बी कैलकुलेटेड। ये टैक्स वाले प्रोविजन याद रखने पड़ते हैं, हाँ थोड़ा थोड़ा ऐसा दिमाग में रखना पड़ता है। तो ब्लॉक सिस्टम आ जाए तो ध्यान रखना, वरना नॉर्मल अकाउंटिंग वाला सिस्टम अपना चलता रहेगा, सिंगल सिंगल एसेट पे डेप्रिसिएशन जैसा लगता है। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कितना, सर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो में आएगा कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट 1 लाख रुपए, तो इक्विपमेंट खरीदने का खर्चा लग जाएगा। वर्किंग कैपिटल इंट्रोडक्शन कितना, 50,000 रुपए का वर्किंग कैपिटल आप इंट्रोड्यूस करोगे तो 50,000 रुपए लगेंगे, लगेंगे बिल्कुल लगेंगे सर। उसने बोला ना एडिशनल वर्किंग कैपिटल, तो यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर को लिखना होता है और वर्किंग कैपिटल को लिखना होता है। क्योंकि ये रिप्लेसमेंट डिसीजन नहीं है तो माइनस तो कुछ करना नहीं था, सेल वेल तो कुछ करना नहीं था। इंटरिम कैश फ्लोज, इंटरिम कैश फ्लोज में क्या क्या आएगा सर, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट दैट इज कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट 25,000 लगना है। डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन कैसे लगेगा, WDV सिस्टम है ना, सिंगल एसेट था। ओके, तो 1 लाख रुपए की एसेट थी, 1 लाख पे 20% 20,000, फिर बचा 80,000, 80,000 पे 20% 16,000, और फिर 80 माइनस 16 64 बचा क्या, देख लेना, हाँ 64,000 पे 20% 12,800 एंड सो ऑन। लास्ट ईयर डेप्रीशिएशन नहीं लगेगा, लास्ट ईयर वो ब्लॉक एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इसलिए डेप्रीशिएशन नहीं लगने वाला है। पीबीटी आएगा, लेस टैक्स कर दोगे, पीएटी आ जाएगा, एड बैक कर दोगे, डेप्रीशिएशन, कैश इनफ्लो आ जाएगा। हर साल का कैश इनफ्लो अलग अलग है इसलिए अलग अलग पी फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा और ये आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरिम कैश फ्लोज। और देन टर्मिनल, तीसरा सेक्शन टर्मिनल कैश फ्लोज। टर्मिनल कैश फ्लो में क्या आएगा सर, इक्विपमेंट बेचेंगे, इक्विपमेंट बेचेंगे तो कितना मिल रहा है, 10,000 रुपए मिल रहा है। अब ध्यान से, इक्विपमेंट अगर तुम 10,000 में बेच रहे हो, इक्विपमेंट अगर तुम 10,000 में बेच रहे हो और तुम्हारी बुक वैल्यू कितनी है, पता करना पड़ेगा ना कि 5 साल बाद में तुम्हारी एसेट की बुक वैल्यू कितनी है। तो जरा देखो, 5th ईयर के बिगिनिंग में तुम्हारी एसेट की बुक वैल्यू डेप्रिसिएशन लगाने के बाद 40,960 थी। उस साल कोई डेप्रिसिएशन लगा नहीं, तुमने एसेट को 10,000 में बेच दिया। ओके, 30,960। अब ये 30,960 क्या है, ब्लॉक की वैल्यू नहीं है क्योंकि ब्लॉक तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो सिंगल एसेट थी। ये 30,960 तुम्हारा क्या हो गया, नुकसान, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। और लॉस हुआ है तो क्या करें, देखो प्रॉफिट होगा तो गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, तो लॉस होगा तो क्या कंसिडर किया जाएगा, टैक्स सेविंग कंसिडर किया जाएगा। ओके, टैक्स सेविंग इज द इनफ्लो, टैक्स पेड आउटफ्लो होता है तो टैक्स सेविंग इनफ्लो होगा। तो 30,960 का 35% इनफ्लो हो गया है। ये लो जी 10,836 इनफ्लो, और इनफ्लो के सेक्शन में है टर्मिनल कैश इनफ्लो पता कर रहे हैं ना, तो इनफ्लो इनफ्लो ऐड हो जाएगा। ओके, और वर्किंग कैपिटल जो स्टार्टिंग में लगाई थी 50,000 वो वापस रिलीज हो जाएगी तो ये भी इनफ्लो हो जाएगा। नाउ 70,836, नाउ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल कैश फ्लो कितना आ जाएगा, 28,476। जिस भी ईयर में 70,836 जिस भी ईयर में आपको मिल रहे हैं उस साल के पी फैक्टर से ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करना था। कौन से साल में सर, 5th ईयर में। ओके डन। अब देख लो जी एनपीवी कैसे आएगा, इंटरिम प्लस टर्मिनल माइनस आउटफ्लो, 1,35,452। एनपी पॉजिटिव है सो इक्विपमेंट शुड बी परचेज्ड। डन है, चले सर ये भी हो गया है। अब हम क्या करें, अब मैं तुमको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बता देता हूं। हाँ जी, हम आ जाते हैं यहाँ पे कैपिटल रैशनिंग पर। अब कैपिटल रैशनिंग का ये छोटा सा सुनना, एक कॉन्सेप्ट थ्योरी में भी मान लो आए आ जाए तो पूछ ले तो देख लेना। कैपिटल रैशनिंग क्या होता है, देखो अपने पास क्या होता है, प्रोजेक्ट जो होते हैं, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स वो ज्यादा होते हैं पॉजिटिव एनपी वाले, पैसा होता है लिमिटेड। अब लिमिटेड पैसे में हमको नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होगा उनको एक्सेप्ट करना होता है, जहां पे हमारा एनपीवी ज्यादा होगा। मतलब हमारा जो मोटिव है वो क्या है, हमारी एनपीवी को मैक्सिमाइज करना। तो उस लिमिटेड पैसे से हमारी एनपीवी मैक्सिमाइज कैसे हो जाए, उस डिसीजन मेकिंग को बोलते हैं कैपिटल रैशनिंग। अब कैपिटल रैशनिंग मतलब कैसे किया जाएगा सर, कैपिटल रैशनिंग के केस में क्या होगा, आपके पास कैसा क्वेश्चन आएगा, आपको बोला जाएगा कि या तो वो डिविजिबल प्रोजेक्ट्स है या इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब जिसके बारे में आप सोच रहे हैं या तो वो डिविजिबल है या वो इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स हैं। अगर डिविजिबल प्रोजेक्ट है मतलब आप प्रोजेक्ट को पार्ट में भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। पार्ट में एक्सेप्ट करना मतलब
जैसे ये 70 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है, तो जरूरी नहीं कि पूरे 70 लाख रुपए ही इन्वेस्ट करें। आप 50 लाख रुपए आपके पास 50 लाख इन्वेस्ट करो, आपके पास 30 लाख है 30 लाख इन्वेस्ट करो, आपके पास 10 लाख है आप 10 लाख इन्वेस्ट कर दो, चलेगा। लेकिन जितना इन्वेस्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनेटली एनपीवी आपका डाउन हो जाएगा, क्योंकि ये 30 लाख का एनपीवी किस पे है, 70 लाख के इन्वेस्टमेंट पे। अब आप 7 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हो तो एनपीवी भी तो 3 लाख का ही आएगा ना। ओके, तो ये तो हुआ डिविजिबल प्रोजेक्ट की डेफिनेशन। इनडिविजिबल प्रोजेक्ट क्या होता है? इनडिविजिबल प्रोजेक्ट होता है कि भैया आप प्रोजेक्ट को डिवाइड नहीं कर सकते हो, एक्सेप्ट करना है तो पूरा 70 लाख करना होगा, वरना रिजेक्ट करना होगा। ओके, तो पार्ट प्रोजेक्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पर। चलिए अब हम बढ़ते हैं इधर। तो सर हमको डिवीजन कैसे लेना है? सुनो, अगर डिविजिबल प्रोजेक्ट है तो डिविजिबल प्रोजेक्ट है तो आपको क्या करना होगा, आपको पीआई कैलकुलेट करना है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेट करना है, और उसके बेसिस पर उनको रैंकिंग दे देना प्रोजेक्ट्स को। जिसकी अच्छी रैंकिंग होगी ऑब्वियसली, जिसका पीआई हाई होगा उसको फर्स्ट रैंकिंग, थोड़ा और कम वाले को सेकंड, थोड़ा और कम वाले को थर्ड रैंकिंग, इस तरीके से आप देना और फिर आप उसके हिसाब से प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना। नाउ इंडिविजुअल प्रोजेक्ट में क्या आएगा? सर इंडिविजुअल प्रोजेक्ट में आपको प्रोजेक्ट्स के कॉम्बिनेशंस बनाने होंगे, प्रोजेक्ट्स के कॉम्बिनेशंस बना बना के देखना होगा कि तुम्हारे पास पैसा कितना है, उस पैसे में कौन कौन से कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, और तुम्हें ये देखना होगा कि कौन से कॉम्बिनेशन पे तुम्हारा एनपीवी हाईएस्ट आ रहा है, तुम्हें वही प्रोजेक्ट्स एक्सेप्ट करने होंगे। मतलब अल्टीमेटली मेरा मोटिव क्या है, एनपीवी को हाईएस्ट करना है। अब तुम्हें यहाँ पे अगर एनपीवी को हाईएस्ट नहीं करना हो तो ऐसा मत समझ लेना पीआई को हाईएस्ट करना है, पीआई को सिर्फ रैंकिंग के लिए यूज कर रहे हैं, मोटिव वही है एनपीवी को हाईएस्ट बनाना है। अब देखो एक क्वेश्चन है, 1.5 करोड़ का अपने पास कैपिटल बजट है। ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू 6 प्रपोजल्स, आपको बताना है कि कौन कौन सा प्रोजेक्ट हम सेलेक्ट करें, इफ द प्रोजेक्ट्स आर डिविजिबल और इफ द प्रोजेक्ट्स आर इनडिविजिबल। ओके, तो डिविजिबल होगा तब तो हमें पीआई के बेसिस पे देना है ना। अभी देख लेते हैं सर, देखो ये इतने सारे प्रोजेक्ट हैं, इसमें एक में एनपीवी नेगेटिव आ रहा है तो इसको तो भूल जाओ, इसको अपने दिमाग से निकाल दो, इसके बारे में तो सोचना ही नहीं है। नाउ अब बचा गया ए बी सी डी ई, 5 प्रोजेक्ट है, 5 प्रोजेक्ट है, पांचों का एनपीवी अपने पास पॉजिटिव है, तो इन 5 में से कौन सा प्रोजेक्ट करें? क्यों? क्योंकि ये तो 70 और 25, 50, 20, 55, ये तो 1.5 करोड़ से ऊपर निकल रहा है मामला। कितना बैठ रहा था ये, जितना भी बैठ रहा है देख लेना एक बार, 85, 95 हो गया, 145 हो गया, 165 हो गया, 170, 220, 2 करोड़ 20 लाख करीब बन रहा है, अपने पास तो सिर्फ 1.5 करोड़ है। तो अब क्या करें भैया, इनमें से कैसे सेलेक्ट करें? सिंपल एनपीवी पता करना, सॉरी पीआई पता करना। पीआई कैसे पता करोगे? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। इनफ्लो कैसे आएगा? ये देखो जी, 70 लाख का इन्वेस्टमेंट, 30 लाख की एनपीवी, इसका मतलब टोटल इनफ्लो कितना हुआ होगा? 1 करोड़ का हुआ होगा। 1 करोड़ डिवाइड बाय आउटफ्लो कितने का? 70 लाख का। इसके बेसिस पे आप एनपीवी पता कर सकते हैं, सॉरी पीआई पता कर सकते हैं। नाउ पीआई आपके पास आ जाएगा। अब पीआई के बेसिस पे आपको फटाफट से क्या करना है, रैंकिंग देना है। सबसे ज्यादा जिसका पीआई है उसको फर्स्ट रैंकिंग, उससे कम पीआई को सेकंड रैंकिंग, उससे और कम पीआई को थर्ड रैंकिंग, इस तरीके से आप प्रोवाइड करवा देंगे रैंकिंग। और अब फिर क्या करना होगा, अब सबसे पहले आप फर्स्ट रैंक वाले को उठाएंगे, 55 लाख रुपए के प्रोजेक्ट को लिख देंगे प्रपोजल ई में, सबसे पहले इन्वेस्ट करेंगे 55 लाख रुपए, जिससे मेरा एनपीवी कितना आने वाला है, एनपीवी प्रोजेक्ट ई से आने वाला है 45 लाख रुपए का, वो मैं एनपीवी लिख दूंगा 45 लाख रुपए। फिर सेकंड नंबर पे उठाऊंगा कौन सा, प्रोजेक्ट बी, जहां पे प्रोजेक्ट बी में मेरा पैसा खर्च होने वाला है 25 लाख रुपए। ये लो जी, 25 लाख रुपए खर्च होने वाले हैं, और यहाँ पे मेरा एनपीवी कितना आने वाला है, 16 लाख रुपए का एनपीवी आने वाला है। ओके, 50 और 25, अब तक टोटल 80 लाख खर्च कर चुके हो तुम। तीसरा नंबर पे आ रहा है प्रोजेक्ट डी, प्रोजेक्ट डी में 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है। ये लो जी, 20 लाख का इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पर तुम्हारा एनपीवी है 10 लाख रुपए। ये लो जी, अब तक टोटल 1 करोड़ खर्च कर चुके हो, अब तुम्हारे पास सिर्फ 50 लाख रुपए हैं। फोर्थ नंबर आ रहा है प्रोजेक्ट ए का, प्रोजेक्ट ए में 70 लाख रुपए खर्च करोगे, लेकिन 70 लाख तो है नहीं, तुम्हारे पास सिर्फ 50 लाख है। तो एक काम करना, कोई बात नहीं, तुम 70 लाख मत इन्वेस्ट करना, केवल 50 लाख ही इन्वेस्ट कर देना, ठीक है ना। ओके, ये देखो ये कैसे कैसे लिखते हैं लोग, ठीक है ना। तुम केवल क्या कर देना, आगे बढ़ना ही नहीं है। प्रपोजल ए है, प्रपोजल ए में तुम क्या करना, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 50 लाख दिखाना। 50 लाख दिखाओगे तो एनपीवी भी प्रोपोर्शनेटली कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल कम हो जाएगा। 30 लाख नहीं कमाओगे, 30 लाख तो तब कमाते जब 70 लाख लगाते, 50 लाख लगाओगे तो कितना कमाओगे,
21,42,857, और ऐसे केस में तुम्हारा टोटल एनपीवी कितना हो जाएगा 92,42,857, ठीक है ना। ये कमाया, ये कमाया, ये कमाया और ये कमाया, ठीक है ना, 92,42,857 बस। तो ये लो जी, हमने प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर लिया कि हमें कौन कौन से प्रोजेक्ट में कितना कितना पैसा लगाना है, ठीक है ना। ये फालतू कंफ्यूज करने के लिए सी भी लिख दिया, अपने को जरूरत नहीं होता है। खैर मैं यहाँ की बजाय अगर आपको यहाँ से पढ़ाता तो ठीक था। डन। ये लो जी, प्रोजेक्ट्स आर डिविजिबल। इस तरीके से आप एनपीवी पीआई दिया, पीआई के अकॉर्डिंग रैंकिंग दिया, फॉलोइंग प्रोजेक्ट कैन बी एक्सेप्टेड। ये लो जी, 50 लाख ही लगाया है मैंने यहाँ पर। और 50 लाख कैसे लगाया सर, 50 लाख बैलेंसिंग फिगर 50 लाख ही बचा था 1.5 करोड़ में से, ओके। और फिर उस 50 लाख के बेसिस पर, 50 लाख के बेसिस पर मेरा एनपीवी कितना आ गया वो मैंने देख लिया। डन। चलिए बढ़े आगे। बिल्कुल, अगर प्रोजेक्ट्स डिविजिबल होंगे तो क्या होगा, अगर प्रोजेक्ट्स डिविजिबल हुए तो क्या होगा, सॉरी इनडिविजिबल हुए तो क्या होगा। डिविजिबल तो कर लिया ना यार। अच्छा, इनडिविजुअल मतलब प्रोजेक्ट्स को आप डिवाइड नहीं कर सकते हो, पार्ट में एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। पार्ट में एक्सेप्ट नहीं करोगे तो क्या होगा, तो आपको एनपीवी के बेसिस पे कॉम्बिनेशंस बनाने, अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाओ और देखो कहाँ पे आपका एनपीवी ज्यादा आ रहा है। मेरे को बहुत माथाफोड़ी है, इस माथाफोड़ी को कम करने के लिए मैंने क्या कर दिया है, एनपीवी के बेसिस पर रैंकिंग दिलवा दिया। हालांकि क्वेश्चन वाला ऐसा नहीं करता है, ये सिर्फ अपने लिए करवाया है मैंने। एनपीवी के बेसिस पे रैंकिंग देने से क्या किया, मैंने कहा अब रैंकिंग दे दिया, अब इस रैंक के बेसिस पर तुम प्रोजेक्ट को एडजस्ट कर दो, एक लाइन में लिख दो। फर्स्ट रैंक वाले को सबसे पहले ई, सेकंड वाले को ए, ऐसा ऐसा मैंने लिख दिया ई ए सी बी डी। और अब मेरे लिए क्या होगा, कॉम्बिनेशंस बनाने बड़े आसान हो जाएंगे। ठीक है जी, कैसे, मैंने कहा देखो चलना कैसे है, ऐसा लेफ्ट टू राइट चलना है, ठीक है ना, ई ए सी बी डी और कॉम्बिनेशन बनाते हुए चलना है। सबसे पहले जैसे मैंने उठाया यहाँ पर ई, ये लो जी, ई में पैसा कितना खर्च हो गया, 55 लाख रुपए खर्च हो गए हैं। फिर मैंने कॉम्बिनेशन में शामिल किया ए को, ओके जी, ए को 70 लाख रुपए लग गए हैं, ओके। उसके बाद अच्छा मैंने एनपीवी भी लिखता गया साथ साथ में। उसके बाद अब मैं सी को पिक करने वाला था, लेकिन सी के अंदर पैसा कितना खर्च हो रहा है, 50 लाख खर्च हो रहा है। मैंने कहा 55 और 70 एक 25 तो ऐसे ही खर्च हो गए, 50 लाख तो नहीं है भैया मेरे पास देने के लिए। फिर नेक्स्ट सी के बाद मैंने क्या किया, इस बी को पिक किया, तो बी को पिक किया, इन्वेस्टमेंट लिखा और उसका एनपीवी लिखा। ये लो जी, 1.5 करोड़ खर्चा हो गया ना, 1.5 करोड़ के खर्चे में अंदर अंदर 1.5 करोड़ या उससे कम का इन्वेस्टमेंट दिखाना है और उस हर कॉम्बिनेशन पे आपको देखना है एनपीवी कितना आ रहा है। अच्छा ऐसा क्यों लिखा सर आपने, इससे फायदा क्या होगा, हमेशा लेफ्ट टू राइट ही कॉम्बिनेशन बनाएंगे, मतलब ई ए बी बन गया। फिर मैंने देखो ई ए डी बना दिया, ये लो जी ई ए डी बना दिया। फिर उसके बाद मतलब ई को लिया, ए को लिया और डी को लिया, लास्ट तक हो गया। अब क्या करूंगा, ए को छोड़ दूंगा, फिर ई सी के साथ कॉम्बिनेशन बनाऊंगा। फिर ई सी के साथ क्या क्या बनना था, बी और डी भी आ गए, ये लो जी मजे हो गए, सीबीडी एक साथ ही आ गया, लास्ट तक पहुंच गया ना मैं। अब ई के बाद सीबीडी, अच्छा सीबीडी का अलग से तो मैं बनाऊंगा नहीं क्योंकि वो तो ई के साथ इंक्लूड हो गया ना, तो वो अलग से कॉम्बिनेशन बना के क्या करूंगा, तो ई सीबीडी बना लिया। पर अब ई के साथ जितने बनने थे बन गए। उसके बाद मैंने ए के साथ चालू कर दिए कॉम्बिनेशन बनाने, ए सी बी, ठीक है ना। फिर उसके बाद मैंने बनाया ए सी डी बना दिया। अब ए और सी के साथ कॉम्बिनेशन में सारे बन गए, वापस मुड़ के पीछे नहीं आना, ठीक है ना, ए सी डी बन गया। फिर मैंने ए के साथ अब बी को पिक कर लिया, फिर ए बी और डी, ये लो जी ए बी डी बनाते ही क्या हो गया नक्की, क्योंकि ए के साथ बी का कॉम्बिनेशन डी आ गया, लास्ट तक पहुंच गए। अब सी को उठा के करूंगा क्या, सी बी डी करना की करूंगा क्या, सी बी डी तो ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूडेड है ना, तो सीबीडी लिख के भी क्या करूंगा, ईसीबीडी ऑलरेडी था। तो जितने कॉम्बिनेशन बनने थे इस तरीके से बन गए। और अगर मैं इस तरीके से ऑर्डर में सेट नहीं करता ना, तो कॉम्बिनेशन बनाते ही जाओ, फिर कोई लिमिट तो है नहीं, इधर उधर कर करके देखते जाओ, बनाते जाओ, टाइम खोटी होगा एग्जाम में, और कुछ नहीं है। अब देख लो कहाँ पे एनपीवी ज्यादा आ रहा था, दो जगह एनपीवी 91 आ रहा था, मतलब मेरे पास दो ऑल्टरनेटिव वे थे, दो अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन थे जहां पे मैं पैसा इन्वेस्ट कर सकता था। चलिए, तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। 30 मिनट से थोड़ा सा क्लास लंबा भी हो गया है। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय।